का स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है बेटा, यही वाला चैप्टर हमारा चल रहा था। इसमें बात करते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन की। किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है हम 2 टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है आपका एवरेज रेट, एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट। इसको हम रिएक्शन में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो डेल्टा से दर्शाते हैं, ठीक है, और इसको हम टी से दर्शाते हैं। इसमें जो टी हमारा जो होता है वो नियरेस्ट होता है, ठीक है, 0 के, इसलिए इसे, क्योंकि ये बहुत तेज फास्टली रिएक्शन हो जाती है, इसलिए इसमें टी जो टाइम होता है वह 0 होता है। इसमें टी से दर्शाते हैं। इसमें कोई सी भी रिएक्शन होती है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो कि जब हमारी कोई सी भी एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें अगर हम एवरेज रेट, इसके लिए जब हम डिनोट करेंगे अगर, तो स्मॉल r AB लिख देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा ये हमारा कौन सा रेट है, एवरेज रेट है। इसके लिए हम r शॉर्ट में INST लिख देंगे, ठीक है बेटा, इससे डिनोट करेंगे। अगर हम एवरेज रेट को यहाँ पर लिखें रिएक्टेंट के लिए, ठीक है, तब हमारा क्या रहेगा, डेल्टा कंसंट्रेशन की टर्म में R और डेल्टा T ये रहेगा, ठीक है। और अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में लिखेंगे तो उसको D कंसंट्रेशन R अपॉन dt लिखेंगे। और यहाँ पर प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है, चूंकि रिएक्टेंट है इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, क्योंकि प्रारंभ में रिएक्टेंट ही होते हैं, ठीक है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बनाते हैं तो ये क्या हो रहा है, अपने आप में विलुप्त हो रहे हैं, डिसअपीयर हो रहे हैं, तो इसके लिए बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और प्रोडक्ट के लिए जब आप लिखोगे डेल्टा P कंसंट्रेशन की फॉर्म में अपॉन डेल्टा T, प्रोडक्ट यहाँ पर प्लस में रहेगा आपका, चाहे प्लस में आप लिखो या ना लिखो, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बन रहा है तो ये पॉजिटिव में रहेगा। सेम इसमें रहेगा, पॉजिटिव में B dt ये रहता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट को दर्शाने के लिए इस तरीके से दर्शाते हैं। एक जनरल रिएक्शन, अगर हम किसी जनरल केमिकल रिएक्शन की बात करें, जनरल केमिकल रिएक्शन जैसे कि आपकी होती है A प्लस B C स्मॉल d कैपिटल D। इसके लिए हम अगर रिएक्शन रेट लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे बेटा, इसमें आपका देखो ये A B C और D ये चारों आपके स्टोइकियोमेट्रिक एफिशिएंट है।
ये चारों हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं। जब हम जनरल रिएक्शन के बारे में लिखते हैं तो इसके लिए हम अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन रेक्टेंट का आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। हम इंटेलिजेंस फॉर्म में लिखेंगे, इस वाले फॉर्म में आ जाएगी। डी कंसंट्रेशन ए अपॉन टी बराबर माइनस डी कंसंट्रेशन बी अपॉन डी टी। अब प्रोडक्ट का हम लिखेंगे पॉजिटिव फॉर्म में, तो रहेगा आपका डी और डी कैपिटल डी। जो हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं अगर इसमें लिखे हुए होते हैं, इसको रिएक्शन ऑफ रेट की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये हमारे अपॉन में आ जाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर ए बी सी और डी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनकी जगह पे आपकी जनरल रिएक्शन की दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। जब जैसे कि अमोनिया का करो या सल्फर डाइऑक्साइड का करो, किसी का भी करोगे तो ए बी सी डी इनकी जगह पे कोई से भी डिजिट हो सकती है, वो आपकी अपॉन में जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखोगे विद रिस्पेक्ट ऑफ ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, ठीक है। पहले आप लोग इतना उतार लो, फिर इसी का आगे करते हैं। हो गया उसमें रिएक्शन टाइप्स की कैसा क्या है बताया। जब किसी भी रिएक्शन को लिखेंगे, ठीक है, एवरेज रिएक्शन होगी तो उसको डेल्टा के फॉर्म में लिखेंगे और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगी तो उसको डी की फॉर्म में लिखेंगे। dt हमारा नीचे आ जाएगा क्योंकि वो हमारा चेंज है टेम्परेचर में, ठीक है। dt नीचे रहेगा, d केवल ऊपर रहेगा, तो नीचे तो बोलेगा d ऊपर सिंगल में और dt नीचे रहेगा। हमने दो बार लिखा था तो dt का ही दिया था। एवरेज रेट, एवरेज रेट को जब कैलकुलेट करेंगे तो हम डेल्टा को मतलब शो करेंगे, ठीक है। जैसे कि जो रिएक्शन R इक्वल टू रिएक्शन P हमने लिखी हुई है तो उसमें RAP स्मॉल RAP का मतलब ये है कि एवरेज रेट को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर किसी रिएक्शन का एवरेज रेट हम लिखेंगे तो इस तरीके से डेल्टा करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जो है उसको INST करके स्मॉल में लिखेंगे, लिख देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो उसको डी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मोस्टली आपकी डी की फॉर्म में होती है रिएक्शन लिखी हुई, जो भी है आपकी जैसी भी आएगी, क्वेश्चन है कैसा भी आए, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है बेटा, कोई चेंज नहीं है। जब इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने करवाया था रिएक्शन के टाइप्स, तीन प्रकार की होती हैं, इंस्टेंटेनियस, स्लो और मॉडरेट, तो ये उन्हीं का ही टाइप है। इसमें एक पॉइंट और है, केवल डिसअपियरेंस और अपीयरेंस, उसको समझ लो फिर सवाल करते हैं। हो गया बेटा?
इसी को अगर हम ये जर्नल रिएक्शन है, इसको हम अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे सबका, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग और डी का अलग। जैसे कि यहाँ की रेट ऑफ रिएक्शन ए, तब इसका हम लिखेंगे माइनस डी कंसंट्रेशन ए अपॉन डी टी। जब हम सेपरेट में लिखेंगे तब हम जो कोफिशिएंट है उसको नहीं लिखते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान देना। जब सेपरेट में अगर पूछेगा, ठीक है, चाहे डिसअपियरेंस हो, ये है हमारा डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, देखिए जो रिएक्टेंट ए है वो डिसअपियर हो रहा है, ए अभी रिएक्टेंट है, इन दोनों ने अपनी रिएक्शन करी, मिक्स हुई और इन्होंने क्या बना दिया, सी और डी, तो इनका तो अस्तित्व समाप्त हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये ए का है, रेट ऑफ रिएक्शन ए के लिए dt, इसमें जो कोफिशिएंट ए है ये सेपरेट में नहीं लिखते हैं, वैसे जनरल रिएक्शन होती है तो उसके लिए हम लिख देते हैं। सर रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है कि मतलब जो प्रोडक्ट से और सॉरी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए। हाँ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो तो वो रिएक्शन हमारी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ाना बेटा, केमिकल काइनेटिक्स है, ये इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से लिंक करता है आपका साम्य अवस्था में, मतलब इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्पाद से ये और इधर से इधर, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाते हैं। बात यहाँ पर वो नहीं होती, यहाँ पर अगर हम इसकी जगह पे हम केवल ये लिख रहा है कि डिसअपियरेंस या रिएक्टेंट ऑफ ए, स्पेशल दर्शा दिया गया कि हम बात इस समय यहाँ पर कर रहे हैं ओनली ए की, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बी, केवल बी की, ना कि हम पूरी की बात कर रहे हैं, और बी क्या है हमारा रिएक्टेंट है, हम रेट ऑफ रिएक्शन बी, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है उसके बी का रेट ज्ञात कर रहे हैं, इस रिएक्शन में बी का रेट ज्ञात कर रहे हैं, तो उसका रेट ज्ञात करने के लिए माइनस डी कंसंट्रेशन बी अपॉन डी टी ये लिखेंगे, ना कि हम ये कोफिशिएंट जो दिया हुआ है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको हम नहीं लिखेंगे। और ये भी हमारा क्या है, डिसअपियरेंस में है, बी, ए और बी डिसअपियरेंस में है, इसलिए इनको अगर अलग से सेपरेट फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। वहीं आपका अगर अपीयरेंस की बात आ जाए, अगर रेट पूछे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी, जो किसमें होता है, अपीयरेंस में, क्योंकि सी हमारा उत्पाद है ना, प्रोडक्ट है, और ये बन रहा है, जब बन रहा है तो इसका मतलब है ये बन रहा है, अपीयरेंस इसकी दर्शा रहा है, तो अपीयरेंस में आ जाएगा। इसके लिए प्लस में रहेगा डी, सी है तो कंसंट्रेशन सी और डी टी, इस तरीके से लिखेंगे सेपरेट में, दो आपके डिसअपियरेंस में हो जाएंगे और दो आपके अपीयरेंस में हो जाएंगे, ये भी आपका अपीयरेंस में, दो डिसअपियरेंस में, दो अपीयरेंस में, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना कि क्वेश्चन जब आपका आएगा तो उसमें रिएक्शन में कभी कभी ये भी दिया होगा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस रिएक्शन बी इज वैल्यू पूरी होगी, ठीक है, तो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन अपीयरेंस ऑफ डी, जरूरी नहीं कि सी की पूछे या ए का पूछे, वहां पे डिसअपियरेंस और अपीयरेंस भी दिया हुआ होगा, तो आपको वो ध्यान रखना है कि किसका अपीयरेंस हो रहा है, किसका डिसअपियरेंस हो रहा है, इसलिए अलग से हमने ये नोट करवाने के लिए लिखा है, इसे नोट करना है। दो साइड में बैठा है नीचे
फिर सवाल करवाते हैं इसी का। आगे का है का चैप्टर है आपका केमिकल हाइड्रोलिक्स। लेक्चर इसका हो गया था, छुट्टियां बढ़ गई थी, तो सेकंड लेक्चर है इसका, ठीक है। इसी के आगे का है, थोड़ा सा नीचे जो रिएक्शन है, रिएक्शन का आगे सवाल सी का हो गया बेटा। सवाल करें? जनरल केमिकल रिएक्शन का रेट जो होता है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सब हमने बराबर में लिखा है क्योंकि इक्वल होते हैं। बस इसके जो साइन है उसको ध्यान में रखा जाएगा कि रिएक्टेंट के साइन जो होगा वो नेगेटिव में होगा और प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव में होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 और हमारा क्या बना 2NH3 if 2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हमारी वैल्यू दी हुई है। तो हमें ज्ञात क्या करवाना है, द वैल्यू ऑफ ये हमारा सवाल है। इसमें एक रिएक्शन दी हुई है, उसमें रिएक्शन जो हमारा प्रोडक्ट है NH3, ठीक है, उसकी वैल्यू दी हुई है। तो दो रिएक्टेंट है, दो में से एक रिएक्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अगर ऑप्शन की बात करें तो आप लोगों को ऑप्शन ज्यादा पसंद है, ठीक है। ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं बेटा 4 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर, M से मोलरिटी हो जाएगा, इसलिए पूरा मोल लिख दो। दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका 6 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, और तीसरा ऑप्शन रहेगा 1 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर
सेकेंड इनवर्स, और डी ऑप्शन रहेगा आपका 3 × 10⁻⁻⁴ मोल मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सॉल्व करो बेटा, क्या आंसर आएगा? वैल्यू दी हुई है, ठीक है, रिएक्शन दी हुई है, किस प्रकार से रिएक्शन रेट लिखेंगे तब आपका आंसर आएगा। क्या बातें ना करो, सवाल करो, बातें करने से समझ में आता है, सवाल करके दिखाओ। क्या आंसर आया? आया किसी का? किसी का आंसर आया? ये हमारी रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? पहले आप उसको लिखो। कितना करो? नहीं, आया बेटा किसी का? और किसी ने हल किया? इसलिए कहते हैं बेटा ध्यान दो, शुरुआत जो होती है जहाँ से होती है उसको कॉन्सेप्ट को समझोगे तभी सवाल हल कर पाओगे। जब आप समझ ही नहीं पाओगे तो कैसे आ जाएगा? आप ये बताइए, ये हमारी रिएक्शन दी हुई है, अभी हमने लिखा था, मतलब कोएफिशिएंट आ गया ए बी सी की जगह पे यहाँ पर 3 है 2 है, बाकी ए बी की जगह पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन है। तो इस रिएक्शन, इसको हम रिएक्शन ऑफ रेट को कैसे किस फॉर्म में लिखेंगे? रिएक्शन ऑफ रेट को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में लिख दिया है। ये हमारा रिएक्टेंट है माइनस, इस तरीके से तो लिखेंगे, एक ही जगह पे कहा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ही है, ठीक है। इक्वल टू हाइड्रोजन की बात करते हैं माइनस डी यहाँ पर 3 जो क्या है इस रिएक्शन में देखो ए बी सी डी ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये नीचे आ गए थे तो इसीलिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। जब समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट जो है हमारा उसको हम प्लस में दर्शाते हैं, ठीक है। NH3 कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं और dt और इसमें कोएफिशिएंट हमारा कितना है 2। यही तो बात है। इसमें
NH3 वाली वैल्यू दी हुई है और हाइड्रोजन की ज्ञात करवा रहा है। यही तो है, जब हाइड्रोजन की ज्ञात करवा रहा है नाइट्रोजन से कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, माइनस DH2 dt। अब बात सिर्फ इतने की हो रही है बेटा, ध्यान देना। DH2 और D2 ज्ञात करवा रहा है, ये नीचे 3 है तो इस साइड में जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और इतने की वैल्यू कितनी दी हुई है ऊपर, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 3 × 10 की पावर -4 ही तो बचा। ठीक है, कोई कठिन सवाल नहीं था, बस आपको वैल्यू रखनी चाहिए। जो रिएक्शन है उसको अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में लिखना सीख लिया, आपके सारे आंसर अपने आप से निकलते चले जाएंगे। जिसने इस रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखना सीख लिया और अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को समझ लिया, तो आगे चलके आपके जैसे भी सवाल आएंगे इस तरीके से सारे हो जाएंगे, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं। नोट कर ले बेटा, नेक्स्ट सवाल करवाते हैं। फार्मूला तो है नहीं, केवल कॉन्सेप्ट है, उसको समझोगे तभी आता है। 2009 में आया था इस संबंधित इसी रिएक्शन का हम दूसरा सवाल करते हैं, जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। रिएक्शन यही रहेगी, ठीक है। बोर्ड पे देख ऑप्शन डी है इसका आंसर। ऑप्शन से एक आइडिया लग जाता है कि सवाल किस तरीके से करें कि हमारा ऑप्शन जीते तक टाइम ज़्यादा लग। अगर केवल ऑप्शन ना हो, केवल सवाल दे दिया जाए तो समय ज़्यादा लगेगा। भाई ऑप्शन होता है ना, थोड़ा सा समय की बचत हो जाती है। तो लोगों के सामने ऑप्शन हो गया ऑलरेडी से, तो प्रैक्टिस वही करनी है। जिसको वैल्यू दी हुई हो उसी की वैल्यू रखेंगे, जिसकी नहीं दी हुई है रिएक्शन में तो उसको हम छोड़ देंगे। जिसका भी पूछा जाएगा उसका ही हम केवल लिखेंगे। हो गया बेटा, नेक्स्ट करें। क्या रह गया तुम्हारा? ये वाला, ये जल्दी करो। तो ये वाला पीछे तुम्हारे साथ ही किसी कॉपी में लिखा हुआ हो तो देख लेंगे। रिएक्शन वही लिख लो, सवाल जो नेक्स्ट करवाएंगे ये अमोनिया वाली रिएक्शन ही होगी।
ऑप्शन अब इसमें हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं डायरेक्ट, कोई वैल्यू नहीं है, 4 ऑप्शन, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा आपका 3H2/dt। ये तो सब बंद है ना, इधर से बंद होगा, इधर से बंद कर दे। ये वाला से इधर वाले ऊपर वाला से बंद नहीं कर रहा। लाइट आ गई सर, लाइट आ गई तो कैसे पता चलेगा इसमें कहाँ कर दी? लोगों की ज़्यादा ही चल रही है यहाँ बताओ। सबके लिए है, किसी एक के लिए आगे वाला बंद कर दे, पीछे वाले चला दे, पीछे वाले गली करती है। IMH3 गेट तो खोल दो सर। दूसरा ऑप्शन -1/3 DH2 dt equal to -1/2 CMH3 dt। और तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका -D N2/3 dt equal to -1/2 आगे कर बेटा। बता बेटा इसमें क्या रहेगा? लाइट चली गई? बताओ बेटा इसमें क्या आंसर रहेगा? बोलते हैं इसको भी पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में इस रिएक्शन को लिखेंगे, ठीक है। जब रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे इसका आंसर अपने आप से आएगा, उसमें से फिर आप देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। सही है बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहे हो? हमारे 4 ऑप्शन एक सही है, इसमें
बेटा इसका डी आंसर होगा, बताओ किस बेस पे होगा? इस रिएक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -3N2 3T। अब n के ऊपर आगे कोई है नहीं कोएफिशिएंट, तो हमने कुछ नहीं लिखा, -3H2 3T इक्वल टू अमोनिया का लिखेंगे हम, प्लस में रहेगा NH3 और T2 2। ये है कोएफिशिएंट हमारे 3 उसमें, और 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ठीक है। इन 4 ऑप्शन से आपको डी वाला क्यों आया है? पहले ये देखो, ये हाइड्रोजन से है, यहाँ पर हाइड्रोजन में 3 ऊपर है, मतलब मल्टीप्लाई की हुई है, जबकि अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन 3 नीचे होना चाहिए, तो इसलिए यहां से देखो साफ पहले से ही पता चल रहा है ये गलत है, ठीक है। दूसरे रिएक्शन में देखो 1/3, हाँ ये सही लिखा हुआ है, मानते हैं, ठीक है, इक्वल टू -1/2, और यहाँ पर माइनस आ गया है, जबकि अमोनिया क्या है हमारा प्रोडक्ट, तो इसलिए ये हमारा गलत हो गया। भाई हमारा अमोनिया प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी किस में आती है? पॉजिटिव में आती है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में देखो यहाँ पर 3 दे दिया गया है, जबकि नाइट्रोजन के केस में कहीं पे है ही नहीं कोएफिशिएंट है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ये देखो यहाँ पर नाइट्रोजन हमारा रिएक्टेंट है, कोई कोएफिशिएंट भी नहीं है, तो इसलिए माइनस में है, तो ये तो सही है हमारा। बात करते हैं अब इसकी, प्रोडक्ट है और 2 दिया हुआ है कोएफिशिएंट की फॉर्म में, तो अपान में 1/2 आ गया, इसलिए हमारा ये नाइट्रोजन इक्वल टू अमोनिया का सही है। जब तक आप रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकेंगे तब तक आप ऐसे सवाल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। बहुत तेज धूप है बेटा, इसे नोट करो बेटा, नीचे कर ले, नीचे रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखी हुई है उसे जरूर लिख लेना, उसी के बेस पे ही होंगे। ये सवाल आप लोगों को ही करना है, ठीक है। For the reaction 2A plus B 3C plus D, which of the following does not express आपका ऑप्शन रहेगा A पर B
बेटा कौन सा होगा इसमें? करिए उसमें चार ऑप्शन है, चार लोग एक एक करके बोल देंगे, एक में ये भी जाएगा। फ्रैक्शन को लिखो, फ्रैक्शन को लिखने के बाद क्वेश्चन देखो क्या कह दिया है, डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। ठीक है, चार ऑप्शन में से तीन सही है, एक गलत है, तुम्हें गलत वाला पहचानना है। क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो, गर्मी के साथ साथ ये क्या लिखा है? रेट ऑफ रिएक्शन लिख के देखोगे और इसमें सी में माइनस लगा हुआ है, जबकि सी हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारे पीजीआई में करने से क्वेश्चन ठीक है। ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव में रहती है और जो दिया हुआ है नेगेटिव, तो इसलिए ये हमारा होगा डज नॉट एक्सप्रेस। बाकी सब सही है, मतलब दो सवाल हमने सही वाले करा दिए, हमने डज नॉट वाला देखा ही नहीं। ये वाला भी तो करा है सर जी, ये वाला तो करना है, उसकी दो आ जाएगी आगे यहाँ पर ये आएगा ना, कितना मिलने बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका ये प्रोडक्ट से देखो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये वैसे ये सही भी है, हमने आपको डिसअपियरेंस और एक्सपीरियंस का लिखवाया था, अपीयरेंस का। रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस का लिखवाया था। जब अलग अलग के लिए पूछेगा, यहाँ पर अलग अलग के लिए है दिया हुआ, सब अलग अलग के लिए है, ना कि कॉमन है, इसलिए यहाँ दो से कोई मतलब नहीं है। अगर दो से मतलब रखोगे तो यहाँ तीन से ही मतलब रखोगे, ठीक है। ग्रुप आएंगे तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख के बताओ बेटा क्या रहेगा। ये तो हमारा सेपरेट फॉर्म में था, ये लिख के दिखाओ। कॉपी को होना चाहिए सबकी, सबकी कॉपी पे रेट ऑफ रिएक्शन है, तब आप तुम भी अकेले ही हो क्या? नहीं, हम क्या करें, आप भी गलती में ना रहे और हम भी ना रहे, तो उसके लिए क्या करा जाए? तो पक्का चला ले। 3A/2B, ठीक है। और इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपका प्लस डी कंसंट्रेशन बी अपॉन dt जो है वो किसके इक्वल होगा? डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट आंसर बताओ। ये रिएक्शन लिखी हुई है,
इस रिएक्शन में एक वैल्यू दी हुई है, उसके सामने कौन सी वैल्यू आएगी पहले। देखो बी हमारा प्रोडक्ट है तो हमने प्लस में लिख दिया है, अब इसके इक्वल कौन सी वैल्यू आएगी, ए की। आप लोग अपनी कॉपी पे लिख के बताओ। प्लस डी बी अपॉन डी टी, यही तो है। अब इसके इक्वल क्या वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी। अगर अभी है आप नहीं लिख पाए तो बताओ, कोई फायदा नहीं हुआ। खोल दे रहे हैं तुम खुश हम खुश और फिर सब खुश। बता बेटा यहाँ पर देखो डिसअपियरेंस और अपीयरेंस की बात नहीं हुई है, कहीं आप अलग में लिखें। किसकी बात हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में प्लस डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगा। ठीक है मानते हैं माइनस में आएगा, लेकिन माइनस में क्या आएगा हमें यही तो पूछना है। डी कंसंट्रेशन ए अपॉन डी टी, तो ये सही है। ये तो अपीयरेंस डिसअपियरेंस की फॉर्म में आ गया भाई, ये डिसअपियरेंस की फॉर्म में है नहीं है, कोई कोएफिशिएंट इसमें लिखा है, इधर तो दिए हुए हैं, तो इसलिए तो गलत है ना। हम बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की, ना कि रेट ऑफ रिएक्शन डिसअपियरेंस या अपीयरेंस। यही हमें आपको समझाना है। ये रिएक्शन है, मैं लिख के फिर से बता दूंगा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम के फॉर्म में आयनिक इक्विलिब्रियम हो या जर्नल इक्विलिब्रियम के फॉर्म में कोई सी भी रिएक्शन होती है इस तरीके की होती है, केमिकल रिएक्शन। अगर इसी रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, इसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हम, ये क्या है रिएक्टेंट है, अभी मैं बता रहा, शुरुआत से बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट में माइनस से करते हैं, ठीक है। माइनस डी ए अपॉन डी टी ये लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ए दिया हुआ है कोएफिशिएंट की फॉर्म में, तो ए नीचे आ जाएगा, ध्यान देना। अब बराबर बी की वैल्यू में लिखेंगे माइनस डी अपॉन बी, सॉरी अपॉन बी अपॉन डी टी। यहाँ पर जो स्मॉल बी है वो कोएफिशिएंट है इसका, तो कोएफिशिएंट में जो होता है आपका फर्स्ट चैप्टर में भी है, वैसे भी है, इक्विलिब्रियम में भी है, तो 1 अपान जो भी कोएफिशिएंट होता है ए या बी सी वो मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपान ना लिख के हमने केवल बी को लिखा है, ऐसे ए बी, 1 अपान करके भी लिख तो बात वही आएगी यहाँ पर। और हमने इस रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए हमने इतना बताया कि जो भी प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा वो पॉजिटिव में रहेगा, ना कि नेगेटिव में, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो इसका इस समय है, इस समय इसकी प्रेजेंस है। जब ये मिक्स होके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये तो अपने आप से गायब हो गया, मतलब डिसअपीयर हो गया, फिर प्रोडक्ट बनाया जाके।
तो इसलिए प्रोडक्ट को हम लिखते हैं प्लस में डी सी अपॉन डी टी। इसी प्रकार आपका डी आ जाएगा, नहीं दिखेगा ग्रीन में, पहले आ जाएगा। परेशान ना हो, ये प्लस में है डी सी अपॉन डी टी, यही तो था। अब इसके बाद में हमने ये लिखा कि अगर आपका पूछे दो फैक्टर थे यहाँ पर, मतलब दो बात। एक आपकी पहली बात थी डिसअपीयरेंस, दूसरी बात थी आपकी अपीयरेंस। डिसअपीयरेंस किसका हो रहा है भाई? इस रिएक्शन में डिसअपीयरेंस किसका हो रहा है? रिएक्टेंट का हो रहा है। तो ये हमारे डिसअपीयरेंस है। जब हम अलग अलग इक्वल फॉर्म में लिखेंगे, अगर एक ही हम लिखेंगे, डिसअपीयरेंस एक ही लिखेंगे, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी, तब कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे। बस इतनी सी बात समझो। जब डिसअपीयरेंस को दर्शाने के लिए ही बोले, तब हम कोएफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे। जब रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बोलेगा, तब हम यूज करेंगे। इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, ना कि डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस। ठीक है, ये ए का हो गया। बी का उसी प्रकार बी का करेंगे, अपीयरेंस में पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ पर देखो बी का क्या था? 2 था। अगर यहाँ पर हम 2 करते हैं, देखो यहाँ पर 2 लिख दिया हमने इसका, ठीक है। अब इसकी जगह पे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अब वैल्यू तो पूछी थी, इसकी पूछी थी ना केवल, इसकी वैल्यू पूछी थी केवल। तो जब इसकी वैल्यू पूछी है तो ये 2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2/3, ये इसके इक्वल रहेगा। ठीक है, ये तो सवाल हमने बाद में करवाया है, जबकि इससे पहले का सवाल हमने करवा चुके हैं। ये देखो ना, ये सवाल नोट कर लो बेटा इसे। इसे नोट करो, आगे समझ में। जब रिएक्शन शुरुआत में है तो प्रोडक्ट नहीं बना, तो रिएक्टेंट दिखाई देते। फिर इससे क्या काम था? तो यही बैठी रही थी। अरे सर, इस रास्ते में कोई काम है इससे? अच्छा, हो गया बेटा, ये हो गया। अब नेक्स्ट करें। ये बताओ आप लोग, आप हंस लिया हो तो थोड़ा सा बंद कर लो, ठीक है। रिएक्शन रेट लिखना, डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ अभी, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इसी कैप करके। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? सवाल देते हैं, घर से करके लेके आओ। ऊपर से तो दिख रहा है, दूसरी तरह से समझो। यहाँ पर है अल्फा ए बीटा बी, और ये हमारा बना है प्रोडक्ट, ठीक है। जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तब क्या होता है?
जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में हमारे रिएक्टेंट होते हैं। जब इनकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, प्रोडक्ट बन गया, तो रिएक्टेंट का कोई अस्तित्व बचता है? नहीं बचता है ना। तो यही आपका डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस है। डिसअपीयरेंस होगा आपका, ठीक है, तो आप केवल इस अल्फा को नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब डिसअपीयरेंस ए का पूछे, बी का पूछे, या सी का पूछे, डी का पूछे, तो जो कफिशिएंट वैल्यू हो या यहाँ पर 2 हो या 3 हो तो इनको नहीं लिखेंगे। केवल आपका जो इसका पूछा है उसको डी कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिख के dt कर देंगे। रिएक्टेंट होगा तो माइनस कर देंगे, प्रोडक्ट होगा तो प्लस कर देंगे, बस इतना है, ठीक है। सवाल में जैसे कि अभी हमने जर्नल आपको रिएक्शन लिख दी थी, सवाल में जरूरी नहीं रिएक्शन लिख के आए, ये भी हो सकता है कि डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस भी लिख के आ सकता है, जिससे आपको ये पता रहे डिसअपीयरेंस है तो वो रिएक्टेंट होगा और अपीयरेंस है तो वो प्रोडक्ट होगा, ठीक। रिएक्शन ऑफ डिसअपीयरेंस, बेटा ध्यान दो, यहाँ पर हमने लिख दिया है रिएक्शन ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन 2 × 10⁻³ मोल लीटर पर सेकेंड। देन तो आपको फाइंड करना है रिएक्शन ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। अब हमने डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस लिख दिया, ठीक है, जिससे आप पहचान पाओगे कि कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट HI है, रिएक्टेंट H2 है। इस तरीके से ये आप वैसे करके लेके आइएगा, रिएक्शन आपकी बन जाएगी, वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। कोशिश करोगे, नहीं होगा तो उसके लिए हो गया। अब बात करते हैं यहीं पर फैक्टर, ये तो हो गया जो भी है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको कुछ कारक जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर बेटा हमारा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, जैसे कि आप लोग समझ रहे थे अभी वॉइस, हमने अभी इतनी सारी रिएक्शंस लिखी थी, उसमें देखो कंसंट्रेशन हर किसी की अलग अलग थी, तो इसलिए कंसंट्रेशन का प्रभाव हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पर पड़ता है। अब वो किस प्रकार पड़ता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रभावित करती है हमारे रिएक्शन के रेट। 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, जैसे भी है रिएक्टेंट, तो उन्हीं के आधार पर हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, यही तो है, बराबर। इसका मतलब बराबर हुआ ना। फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही तो है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कंसंट्रेशन, बराबरी तो है।
कॉफिशिएंट आता है वो एक अलग की बात है, ठीक। अगर हम इसको बढ़ाएंगे, इसे दो लिखेंगे तो इधर भी 2 आएगा। अगर मान लो कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है हमारा, ये x है 2 है, तो x की वैल्यू 2 आ गई तो 2 हो गया। अगर इधर x है इधर 3 कर दिया तब है तो वैल्यू बराबर। तो इसलिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, तो कंसंट्रेशन हमारी अगर इंक्रीज जाएगी, उल्टा लिख दिया हमने, कंसंट्रेशन अगर हमारा इंक्रीज है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा इंक्रीज होगा। ये इसका इफेक्ट है। सीधे बैठते सीधे फिर करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट, ठीक है, इसमें भी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। बट इसमें एक पॉइंट है नोट करने वाला, कि अगर हमारा जनरली समझ लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ जो रिएक्शन हमारा वो होता है डबल हो जाएगा। ये ध्यान रखना। अगर किसी भी रिएक्शन में डायरेक्टली आप आंसर लगा देंगे 25 डिग्री, मान लो एक प्रकार से 25 या 50, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहे हैं, टेम्परेचर हमारा कितना हो रहा चेंज, 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा, पहले की जितनी होगी उसकी डबल हो जाएगी। सीधा फार्मूला, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। वैसे आप सॉल्व करोगे तो लिखोगे R2 माइनस R1, T2 माइनस T1, ये सब लिखोगे नहीं लिखोगे, तो उससे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ता है तब नोट करो। जिस तरीके से आपका द्रव अनुपाती क्रिया का नियम और लासातलीय नियम था, जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर इन सबका इफेक्ट पड़ता था, बिना उसके इफेक्ट के वो रिएक्शन पूरी नहीं होती थी, सेम कंडीशन इसमें लगी। उसमें थोड़ा अलग है, इसमें अलग है। हो गया बेटा? क्वेश्चन को उतार लिया सभी ने? तीसरा रहेगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर प्रभाव नहीं डालता है। किसी भी गैसेस का प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, गैस अगर मान लो किसी कंटेनर में है तो उसमें प्रेशर दबा रहे हैं तो गैस का जो एरिया होगा वो कम हो जाएगा। जब कम होगा तो वो आपस में ज्यादा टकराएंगी, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए अगर हम आपका प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो हमारी क्या बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जबकि पहले ही हम बता चुके हैं फर्स्ट इफेक्ट में, जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। प्रेशर के इंक्रीज होने से जो भी है आपके गैसेस, उनका कंसंट्रेशन में प्रभाव पड़ता है, वो इंक्रीज होगा। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो आल्सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, ठीक है। तो लास्ट इसका एक कैटलिस्ट है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। आपने पढ़ा होगा ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का तो नाम सुने हो। जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट होगा, ठीक है, तो उस रिएक्शन की रेट बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करती है एक टाइम तक, फिर डिक्रीज भी करती है। हो गया बेटा? तो आगे अब बात करते हैं रेट लॉ की। एंड रेट कांस्टेंट की। रिएक्शन ऑफ रेट की वैल्यू वाला जो भी आपका टॉपिक था वो वहीं से समाप्त होता है। यहाँ से सवाल का पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जो सवाल आएंगे वो यहाँ से रिलेटेड होंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से समझो जैसे कि आपकी एक रिएक्शन ए है, ठीक है, रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी, और हमारा क्या बनाया, प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट की फॉर्म में। इसका रेट ऑफ रिएक्शन डी ए अपॉन डी टी माइनस का यही तो रहेगा अगर रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन वो बराबर था, यहाँ पर क्या है, समानुपाती का चिन्ह, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ए की पावर, यहाँ पर हम ए बी लिखा हुआ है, ए बी की जगह पे एक्स लिख रहे हैं, बी की जगह पे वाई। अभी समझ में आ जाएगा आपको कि हमने ये क्यों लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, ये लेके आते हैं x y, और ये हमारा k जो है रेट कांस्टेंट है, इसके तीन नाम होते हैं बेटा, रेट कांस्टेंट, क्वेश्चन में रेट कोएफिशिएंट करके भी आ जाएगा, या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट करके भी आ जाएगा। इस के को रेट कांस्टेंट के नाम से, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के नाम से, या रेट कोएफिशिएंट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं या जानते हैं, ठीक है। यहां से हमें के का पता चला, लेकिन रेट लॉ यही हमारा जो है रेट लॉ है, मतलब नियम है। इसमें जो अगर हम x की बात करें, x हमारा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। x को जो हमने माना है a के रिस्पेक्ट में, ऑर्डर जानते हो, कोटि, अभिक्रिया की कोटि जो होती है हिंदी में, वो है ए के रिस्पेक्ट की कोटि x मानिए यहाँ पर। ये ए भी तो क्या है, कोएफिशिएंट है दिया हुआ, ए भी कोएफिशिएंट है। अगर कोएफिशिएंट को लिखते तो हम 1/a करके लिखते ना। इससे पहले हमने यही तो बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन में अगर हम कोएफिशिएंट को लिखेंगे तो 1/a करके लिखेंगे, लेकिन हमें क्या लिखना है, ऑर्डर की फॉर्म में, ठीक
बाई जो है आपका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी रहेगा। इसे नोट करो। फिर यहां से एक आपका जो आप निकालते हैं क्वेश्चन में आता है कि अभिक्रिया दी हुई होती है, उस अभिक्रिया का ऑर्डर क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी कितनी नहीं होगी, ये निकालने को आता है, तो यहीं से बनेगा। मैं बेटा यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां से जो बनता है, रिएक्शन हम यही लेते हैं, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट, ठीक है, यहां तक लिखेंगे सेम, रेट ऑफ रिएक्शन के, अब हम के फॉर्म में लिखेंगे ना कि वैसे, क्योंकि यहां तक तो हमने कर चुके हैं। एक्स बी, जैसे कि आपको पता होगा गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो वही कंडीशन है। एक्स यहां पर बाई होगा प्लस बाई इक्वल टू, यहां पर एन आया मेरा, एक्स प्लस बाई इक्वल टू एन। ये एन जो है यही हमारा ऑर्डर है रिएक्शन का, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एन है। अब किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाला जाएगा तो इस तरीके से लिखने के बाद में, जैसे एक्स और वाई लिखा है, अगर मान लो यहाँ पर हमारा 2 या 3 होता या 1/2 होता, ठीक है, अगर 2 और 3 है तो 2 प्लस 3, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगर 2 प्लस 1/2 है तब आपका 5/2 होगा, यानी कि 2.5 होगा। वहीं अगर मान लो माइनस में आता है, कभी कभी ये होता है कि प्लस में तो जोड़ना है लेकिन माइनस में आया 2 तो 0, तो अभिक्रिया की कोटि 0, इसका मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अगर एक वैल्यू आती है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 2 वैल्यू आती है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसी तरीके से हम निकालते हैं, वो अभी निकालने के बाद में पहले आप यहाँ तक करिए। आपको तरीका हमने बता दिया किस तरीके से निकलेगी, ऐसा कॉन्सेप्ट है। साइन होगा सबके? जैसे ये x ऑर्डर विद रिस्पेक्ट a है ना बेटा, यहां पर ये देखो ऑर्डर इक्वल टू कोफिशिएंट, यानी कि x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए आपका x इक्वल टू a, मतलब जो आपका ऑर्डर है, ठीक है, और कोफिशिएंट है, उनकी वैल्यू सेम रहती है। किसी भी अभिक्रिया की कोटि किस किस तरीके की हो सकती है? प्लस में, माइनस में या 0, ये सब हो सकती है या नहीं? तो इसलिए यहां पर एक नोट लिख देना, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शनल।
अभिक्रिया की कोटि आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और फ्रैक्शनल मतलब भिन्न के रूप में भी हो सकती है। ठीक है, नोट कर लो बेटा। हो गया बेटा। जो हमारा रेट कांस्टेंट आया था के, उसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ के मतलब रेट कांस्टेंट। बताओ बेटा, रेट की यूनिट क्या होती है? अच्छा ये बताओ, आपको लिखी हुई होगी। रेट की यूनिट क्या है? जब रेट, क्योंकि रेट कांस्टेंट है, उसकी यूनिट तभी पता चलेगी। बताओ। अरे अभी सवाल करा है, सवाल में ही है, आ रहा है। मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स ये है, और मोल पर लीटर को हम मोलरिटी से दर्शाते हैं, तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या? लेकिन आपका जो होगा लिखा हुआ इस तरीके से होगा, मोलरिटी वाला बहुत कम होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसकी रिएक्शन जो होती है मैं आपको भी दे रहा हूँ, K इक्वल टू मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड जो होता है माइनस, मतलब इनवर्स में, ये इसका आपका यूनिट होता है। काफी बड़ा है ना। मोल 1 माइनस n L n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ये रेट कांस्टेंट के जो है इसकी यूनिट होती है। n नंबर कौन सा आया ऑर्डर का, अभी सॉल्व करवाया था। n ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, अभी हम बता देंगे। देखो बेटा, अगर आपकी n की वैल्यू 0 है, n 0 मतलब 1 में से 0 जाएगा या 0 में से 1 जाएगा, कुछ भी समझ लो, तो आपकी रिएक्शन होगी 0 ऑर्डर। ठीक है, रिएक्शन 0 ऑर्डर। ठीक है, n की वैल्यू 1 है, तब आपकी रिएक्शन कैसी होगी?
फर्स्ट ऑर्डर में, और n की वैल्यू 2 है तो फ्रैक्शन सेकेंड ऑर्डर में। ये तो पता चल गया, लेकिन इन सब की यूनिट तो चेंज है, यूनिट चेंज है नहीं है। जीरो ऑर्डर की यूनिट अलग होती है, फर्स्ट ऑर्डर की अलग होती है, सेकेंड ऑर्डर की अलग होती है। बताओ बेटा, सबसे सिंपल तो फर्स्ट ऑर्डर की है, क्यों? सबसे सिंपल यूनिट की अगर बात करें, मात्रक पूछे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, तो क्या होगी? 50 सेकेंड। सबसे सिंपल इसी की तो है। सेकेंड इनवर्स या पर सेकेंड, और आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो है, जो अभी तक हम लिख रहे थे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन में पूछता है नहीं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या है, और आपके सेकेंड इसकी जो आपकी यूनिट होगी मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये गलत लग रही है सर। जब मोल इनवर्स है तो लीटर इनवर्स नहीं होगा, प्लस में होगा ना, क्यों? देखना बेटा एक बार, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट का क्या है? क्योंकि मोल इनवर्स है, मोल का ऑप्शन नीचे लीटर होता है। अच्छा, आपको ये बता दें कि ये क्यों आया है, ये वही तो हम बता रहे हैं। के जो है, के की जो आपकी यूनिट मतलब मात्रक जो ये आया है वो क्यों आया है, इसी में तो कंफ्यूजन हो रहा है। तो अभी जो पीछे हमने रिएक्शन लिखी थी, रेट इक्वल टू के एक्स और बी बाई, यही तो रिएक्शन पीछे लिखी थी। रेट का क्या होता है, हम मोलर के फॉर्म में इसके फॉर्म में लिख दे रहे हैं, अभी बाद में समझ जाओगे आप, ठीक है। मीटर पर सेकेंड, यही तो यूनिट होती है इसकी। फिर इसके लिए क्या लिखा था हमने भाई, इसके लिए हमने अगर इसके मान लो जो ये लिखा था अभी पीछे x प्लस वाई जो n आया था, ये की यूनिट मोल लीटर इनवर्स और पीटी भी मोल लीटर इनवर्स। क्योंकि कंसंट्रेशन है ये, जब ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन के भाग यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो हमने एक ही मोल पर लीटर लिख दिया, बी का भी मोल पर लीटर लिख दिया, और यहाँ पर वाई लिख दिया, यही तो है। अब इसको हम के मोल पर लीटर x प्लस वाई लिख सकते हैं, जो किसके बराबर है, n के बराबर है। के इक्वल टू जब करेंगे तो क्या आएगा, इसके लिए मोल पर लीटर की पावर n, ऐसे समझो। तो मीटर पर सेकंड मतलब सॉरी मोलर पर सेकंड, और ये है आपका मोल पर लीटर बस इसकी पावर n। जब जब ऊपर गया तो तभी तो आया 1 माइनस n, और लीटर n माइनस 1 क्यों हुआ, क्योंकि ये इनवर्स में है, ये पहले से ही नीचे है ना अपान में। जब n का 1 माइनस n हुआ और ये n नीचे है तो ये n माइनस 1 हो गया, इसलिए हुआ है, ठीक है। ये क्यों आया, इसलिए आया, और ये माइनस इनवर्स में है सेकंड, सेकंड आपका है, ठीक है बेटा। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरीके से निकालें वो पता है, एक क्वेश्चन दे रहा है, घर से करके लेके आना, 10 मिनट क्लास।
अरे मिनट के काम सेकंड में ही क्वेश्चन लिख लो बेटा, घर से करके लेके आना। कैलकुलेट द टोटल ऑर्डर ऑफ those reaction, the velocity, velocity का मतलब बेटा रेट है यहाँ पर, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब रेट, बात एक ही है। एक्सप्रेशन पहला रहेगा आपका रेट इक्वल टू के 1/2 बी का 3/2। दूसरे का रेट रहेगा के 3/2 और बी का -1। ये रिएक्शन है, इसका आपको ऑर्डर निकालना है, ठीक है। टोटल ऑर्डर ऑफ दो रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ दो रिएक्शन आप भी नोट कर लो। तो हमने जो सवाल किए हैं, दोनों सवाल जब भी क्लास लगेगी तो उसमें होने चाहिए। इसमें क्या आएगा, इसमें बेटा स्टेट ऑफ मैटर को छोड़कर बाकी भी पढ़ाया है, सभी में से क्वेश्चन सभी में से आएंगे। ये बस होगा कि किसी एक ही चैप्टर से होगा।